हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कृतिका के थर्ड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पीछे का जो पार्ट है वो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आइए इसमें आगे देखते हैं। चला रहा था, यानी जितेन जो है ये जीप चला रहा था लेखिका का। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। यानी जब जीप जा रही थी, जितेन लेके जा रहा था उस पहाड़, पेड़, आकाश और घाटियाँ यानी पहाड़ों के उस दुर्गम रास्ते पर, तो चारों तरफ बादलमय था। बादलमय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वह पहाड़ों पर है और ऊंचाई पर बादल मिलते हैं पहाड़ों पर, और उनके बीच जो है जीप चल रही थी और लेखिका को डर भी लग रहा था, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता जो है वह दुर्गम होता है और उस कठिनाई ने उनको एकदम से शांत कर दिया था और ऊपर से बरसात भी हो रही थी। एक चूक और सब खलास, सांसें रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों की सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। यानी जैसे मैदानी भागों में भी सड़कों पर जगह जगह निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ जो है तीव्र मोड़ है, यहाँ दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। तो इस प्रकार की चेतावनियाँ वहाँ भी लिखी हुई थी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी संभाल के चलाएं, स्पीड कम करें, दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। यानी स्विट्ज़रलैंड जो जहाँ बर्फ़ी बर्फ़ होते हैं, तो उसको तुलना किया कटाओ से कि कटाओ जो है वह हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूमने आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, यानी जो सहेली मणि थी लेखिका के साथ में, उसने तुरंत उसकी बात का प्रतिवाद किया, यानी जवाब दिया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है?
मैंने जवाब दिया रामरुच्छ। देखिए रामरुच्छ ये नेपाली भाषा का शब्द है। रामरुच्छ यानी बहुत अच्छा, अच्छा लगना। वह उछल पड़ा और उनकी इस भाषा को सुनकर के वह उछल पड़ा। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। यानी तभी जो है वहाँ फिर बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया। पतले पतले रेसे की तरह बर्फ जो है वहाँ पर गिर रहा था। तिम्रो माया संधे मलाई 57 ये नेपाली भाषा का यह भी शब्द है कि तिम्रो माया संधे मलाई 57 यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुँ ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक यहाँ बर्फ सर्वाधिक सॉरी एक मिनट, बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन वृंदावन हो रहा था यानी खूब आनंद आ रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। यानी लेखिका का मन आनंदित हुआ और उनकी इच्छा हुई, जैसे कि बर्फ को देखने की इच्छा उनके अंदर तीव्र थी। और बर्फ मिलते ही उनको जो है ये मन में आया कि इस बर्फ पर जो है निकल कर बाहर खेलने के लिए, टहलने के लिए, पर उनके पास बर्फ में पहनने वाले जो लंबे लंबे जूते पहने जाते हैं वो उनके पास नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यानी टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यानी वहाँ पर दुकानें नहीं थीं। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर यानी कोई वहाँ दुकान नहीं थी जहाँ से जो है वो खरीद लिया जाए या किराए पर ले लिया जाए जूतों को। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। कह रहे कि महानगर के डार्क रूम में, यानी अपनी वापस आने पर अपने घर पे जो है डार्क रूम में, यानी जब व्यक्ति चिंतन करता है, अपनी बीती हुई बातों को याद करता है, तो स्मृति में उसको वह देखने के लिए कैद कर रही थी वहाँ के सारे परिदृश्य को। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों
को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। यानी कोई दुष्ट प्रकृति का भी अगर व्यक्ति है तो वहाँ के परिदृश्य को देख करके, वहाँ की सुंदरता को देख करके नाहक ही उसके मन के विचार जो है वह अपने आप बदल जाते हैं और उसके अंदर भी दैवत्व का वास हो जाता है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। ये हिम शिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ हैं। वे जल के स्तंभ है क्योंकि जल ही जमकर बर्फ बनता है और वही बर्फ जो है देखिए पिघल करके फिर जो है जल बनता है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। सदियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। यानी जब मैदानी भागों में गर्मियों के समय जल सूख जाते हैं तो ये बर्फ़ जो है गर्मी की वजह से पिघलते हैं और पिघल कर जो है पहाड़ों से मैदानी भागों में पहुंचते हैं और हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं, यानी आनंद देती हैं, गले को सिंचित करती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया यानी सिर को झुकाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर। यानी उसने सिर नवाया और इस तरीके से जो है अभिवादन किया कि जाने कितना ऋण है इस प्रकृति का, प्रकृति के नदियों का, हिमखंडों का, शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। उन पहाड़ियों को जिनको उन्होंने रास्ते में देखा था, उन 9 युवतियों को पत्थर तोड़ते हुए, जो पत्थर तोड़ करके उन पहाड़ के रास्तों को और चौड़ा बना रही थी ताकि जो है यात्री सुविधा अनुसार वहाँ आ जा सकें अपनी वाहन के साथ। उन्हीं का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। देखिए पहाड़ों पर जो है तापमान ठंडियों के समय जो है घट जाता है और ठंडी का गर्मी का वहाँ पे कुछ ऐसे भी स्थान है कि जहाँ पर जो है वर्ष भर बर्फ़ गिरता रहता है, मौसम ठंडा रहता है और टेम्परेचर आपका तापमान जो है वह माइनस में चला जाता है। तो तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन
आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। यानी ऐसा उसका उत्तर था उस सिपाही का जिसने कहा कि हम यहाँ पर पहरा देते हैं ताकि आप लोग चैन से सो सकें। फेरी भेटूला, फेरी भेटूला यह जो है नेपाली शब्द है, इसका अर्थ है फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। वी गिव अवर टुडे यानी आज के लिए जो हमारा है वो कल जो है वो आपके लिए है। मन उदास हो गया, फिर भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, यानी ये गर्मी का मौसम होता है, उस समय वहाँ पर जो है वह लोग ठिठुरने लगे थे और उस समय के वहाँ का तापमान जो था वह -15 डिग्री सेल्सियस था। हमारे ये जवान पौष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है तैनात रहते हैं। यानी पौष और माघ जो है ये जनवरी और दिसंबर और जनवरी का समय होता है, जो मध्य ठंडक का समय होता है, उसमें ठंडी पड़ती है, मैदानी भागों में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो उस समय वहाँ पर पहाड़ों पर क्या हाल होता होगा। सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है तब भी तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। यानी समय के पहले ही जीवन समाप्त हो जाना। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के भाग को हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।